नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जियोग्राफी क्लास पढ़ेंगे और पिछली क्लास में जैसे हमने पढ़ लिया था, पर्वत पढ़ लिया था, पठार पढ़ लिया था और आइलैंड पढ़ लिया था। उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। उसी के आगे आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? मैदान यानी कि प्लेन्स पढ़ेंगे। तो प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेन्स होते क्या हैं पहले ये देख लेते हैं। तो प्लेन्स क्या होते हैं? जैसे कोई भी समतल क्षेत्र हो, बड़ा सा समतल क्षेत्र हो कई किलोमीटर लंबा, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन्स यानी कि मैदान कहते हैं। तो इसमें अगर हम लिखना चाहें कि प्लेन्स होते क्या, तो लिख सकते हैं समतल क्षेत्र। यानी कि जो समतल क्षेत्र होता है वो हमारा क्या होता है? प्लेन्स होता है, यानी कि मैदान होता है। तो समतल क्षेत्र को हम मैदान कहते हैं। और ये बनते कैसे हैं? तो ये जैसे नदियों के द्वारा मिट्टी काट कर लाई जाती है, उसी को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है और उसी से क्या होता है? प्लेन्स यानी कि प्लेन्स बन जाते हैं, मैदान बन जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन यानी कि विक्षेपण से बनते हैं। विक्षेपण यानी कि डिपोजिशन। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डिपोजिशन से इसका निर्माण होता है। डिपोजिशन से निर्मित। तो ये हो गया इसका निर्माण कैसे होता है। अब इसको देखते हैं कितने प्रकार का प्लेन्स होता है, यानी कि कौन कौन से टाइप का होता है। तो दो टाइप का प्लेन्स होता है। एक होता है हमारा उत्तर भारत का मैदान, यानी कि ये जो ऊपर का एरिया है उत्तर भारत का, ये जैसे एरिया हो गया, ये हमारे प्लेन्स होते हैं उत्तर भारत के। तो नंबर एक क्या हो जाएगा? उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान एक तो ये हो जाएगा। ये है कहाँ पे? जैसे हमने पढ़ लिया था हिमालय के बारे में, तो हिमाद्री हिमालय पढ़ा था, उसके बाद हिमाचल हिमालय और लास्ट वाला क्या पढ़ा था? शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय के नीचे का जो एरिया है ये हमारा क्या होता है? उत्तर भारत, यानी कि उत्तर भारत का विशाल मैदान कहलाता है। और नंबर दो क्या होता है? नंबर दो हमारा है तटीय क्षेत्र, यानी कि जो तटीय क्षेत्र है, जैसे जो हमारे आसियंस हैं इधर पश्चिमी तट के आसपास और इधर पूर्वी तट के आसपास, बे ऑफ बंगाल जो है उसके नीचे का जो एरिया है, यानी कि पानी से भरा हुआ, उसी से जो लगा हुआ है, जैसे उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु का जो एरिया है ये पूर्वी तट हो गया। और इधर पश्चिमी तट जैसे गोवा है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है और केरल, इस इधर का जो एरिया है ये कौन सा तट हो गया? पश्चिमी तट हो गया। तो नंबर एक हो गया उत्तर भारत का विशाल मैदान और दूसरा क्या हो गया? तटीय क्षेत्र। तो ये हो गए दो टाइप इसके, यानी कि प्रकार, दो प्रकार के मैदान होते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। यानी कि पहला हमारा क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो इसके बारे में पहले हम पढ़ते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो नंबर एक क्या डालेंगे? उत्तर भारत का है उत्तर भारत का विशाल मैदान, यानी कि नार्थर्न प्लेन्स। नार्थर्न प्लेन्स यानी कि उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो इसकी विशेषताएं क्या पहले वो हम देख लें। तो विशेषताएं क्या है? यानी कि यह शिवालिक के दक्षिण पे पाए जाते हैं। यानी कि जो हिमालय पर्वत है वो तीन टाइप है, जैसे हिमाद्री और हिमाचल, उसके बाद शिवालिक। शिवालिक के नीचे यानी कि दक्षिण साइड में पाए जाते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? ये शिवालिक के दक्षिण साइड में पाए जाते हैं। शिवालिक के दक्षिण में पाए जाते हैं, दक्षिण में पाए जाते हैं। तो ये होगी इसकी विशेषता, यानी कि ये शिवालिक के दक्षिण में पाए जाते हैं। और बनते कैसे हैं? तो गंगा, यानी कि जो पर्वत से नदी बह के आती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदी, यानी कि ये तीन नदियां मिलकर के इस मैदान का निर्माण करते हैं। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदी के द्वारा बनते हैं। ये हो गया दूसरी विशेषता इसकी। और इसके बाद यानी कि ये क्या, इसका क्षेत्र कैसा है? तो ये उच्च उर्वरकता, यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें पैदावार होती है फसल की। तो उच्च उर्वरकता का ये क्षेत्र है, उच्च उर्वरकता वाला क्षेत्र हो गया। और यानी कि इसकी लंबाई अगर देखें तो इसकी लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई यानी कि कितना किलोमीटर लंबा है? तो ये 2500 किलोमीटर जो क्षेत्र है लंबा, ये इसकी लंबाई होगी मैदान की। यानी कि 2500 किलोमीटर लंबा क्षेत्र जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान है। और इसमें क्या है? जनसंख्या घनत्व अधिक है, यानी कि जनसंख्या घनत्व इसका क्या है? सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व अधिक है क्योंकि जनसंख्या इसमें सबसे ज़्यादा निवास करती है, क्योंकि ऊंचाई और नीचाई तो है नहीं, पर्वत जैसा है नहीं, तो रहने के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाता है। तो जनसंख्या घनत्व अधिक है। और इसमें क्या? बाढ़ की समस्या है, क्योंकि प्लेन्स है ना, तो बाढ़ की समस्या है, क्योंकि नदियों के द्वारा ज़्यादा पानी लाया जाता है तो बाढ़ की समस्या भी यहाँ उत्पन्न हो जाती है। अब इसको मैप के द्वारा समझ लेते हैं। देखते हैं इसको मैप के माध्यम से। मान लीजिए पर्वत है, यहाँ से कोई नदी जो है यहाँ से नीचे बहते हुए आती है। तो नदी जब नीचे बहते हुए आती है तो यहाँ पे यानी क्या करती है? बड़े बड़े पत्थर, यानी कि यहाँ पे क्या करती है? बड़े बड़े पत्थर उसके द्वारा बहाकर लाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो डिपोजिशन करती है, यानी कि सबसे पहले जिन चीज़ों को यहाँ पे रोकती है वो क्या हो जाते हैं? बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र कहते हैं, यानी कि भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र कहते हैं। नंबर एक पर हम क्या लिख लेंगे? भाबर क्षेत्र कहते हैं। और उसके बाद जब फिर से यहाँ से बहते हुए इधर को जाती है
तो यहाँ पे जब डिपोजिशन करती है तो ये यहाँ पे क्या होता है, यानी कि यहाँ पे जब डिपॉजिट करती है तो यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो क्षेत्र बन जाता है ये हो जाता है तराई क्षेत्र। इसको हम क्या कहेंगे, नंबर 2 पे तराई क्षेत्र, यानी कि ये यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये हो जाएगा तराई क्षेत्र। उसके बाद इसके आगे जब बढ़ती है तो यहाँ पर जब बढ़ जाती है तो यहाँ पर कुछ मिट्टी इकट्ठा करती है। तो इसको जब इकट्ठा करते हैं तो यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, यानी कि थोड़ा सा ऊंचे क्षेत्र पे है। तो इसको जब इकट्ठा करती है तो नंबर 3, यानी कि यहाँ के बाद हो जाएगा तराई क्षेत्र के बाद क्या हो जाएगा, बांगर क्षेत्र, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद जब आगे बढ़ती है, मान लीजिए यहाँ पे आती है थोड़ा सा नीचे, तो ये क्या हो जाता है, खादर क्षेत्र हो जाता है। तो नंबर 4 हम क्या यहाँ पे लिख लेंगे, खादर। तो ये नंबर 4 हो जाएगा, खादर वाला क्षेत्र। उसके बाद जब लास्ट में पहुँच जाती है यहाँ पे पहुंच जाती है तो डेल्टा का निर्माण करती है, यानी कि अंतिम अवस्था में होती है नदी यहाँ पे, तो मिट्टी को काट के ले जाती है तो यहाँ पे किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डेल्टा, यानी कि लास्ट में डेल्टा बनाती है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, सबसे नंबर 1 पे जब बड़े बड़े पत्थरों को इकट्ठा करती है तो भाबर क्षेत्र कहलाता है। और उसके बाद जब पानी का जमाव यहाँ पे रुक जाता है पानी, तो क्या हो जाता है, तराई क्षेत्र हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि बांगर क्षेत्र हो जाता है। नंबर 3 यहाँ पे कौन सा क्षेत्र हो जाता है, बांगर क्षेत्र हो जाता है। और यहाँ पे उसके आगे जब बढ़ती है तो यहाँ पे खादर वाला क्षेत्र बन जाता है। उसके बाद लास्ट में डेल्टा बन जाता है। अब इसके में हम डिटेल से देख लेते हैं। जैसे जो भाबर क्षेत्र है इसमें क्या क्या होता है, तो भाबर क्षेत्र में क्या होता है, पत्थरों को, यानी कि पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पे छोटी जो नदियाँ होती हैं, यानी कि जो छोटी नदियाँ होती हैं कम पानी वाली, इसी के अंदर क्या होती हैं, गायब हो जाती हैं, यानी कि छोटी नदियाँ गायब हो जाती हैं। तो इसमें हो जाएगा छोटी नदियाँ गायब हो जाती हैं। एक पॉइंट ये हो गया, छोटी नदियाँ इसमें क्या होती हैं, गायब हो जाती है। और यहाँ की जो मिट्टी की उर्वरकता है, यानी कि जो फसल की पैदावार है वो कम होती है। तो उर्वरकता क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे उर्वरकता कम होती है। तो ये हो गया भाबर क्षेत्र, यानी कि पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं, छोटी नदी यहाँ पे गायब हो जाती हैं और उर्वरकता यहाँ पे कम होती है, यानी कि फसलें ज़्यादा अच्छी नहीं होती। अब अगला हम देखते हैं तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र में क्या क्या होता है, यानी कि यहाँ हमेशा क्या होता है, पानी भरा रहता है, यानी कि ये दलदल का क्षेत्र है। तो यहाँ हमेशा क्या होता है, हमेशा पानी भरा रहता है, हमेशा पानी भरा रहता है। और जब पानी भरा रहेगा तो क्षेत्र कैसा हो जाएगा, दलदली हो जाएगा। तो दलदली क्षेत्र हो जाता है, दलदली क्षेत्र। और जहाँ पे दलदली क्षेत्र होता है यहाँ पे कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, यानी कि नाइट्रोजन की अधिकता होती है। यहाँ नाइट्रोजन गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। और यहाँ पे नाइट्रोजन अधिक पाई जाएगी तो मच्छर क्या होगी, मच्छर की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाती है। तो ये हो गए इसका, यानी कि तराई क्षेत्र की विशेषता हो गई। तो बांगर क्षेत्र जो होता है, इसके बाद वाला जो क्षेत्र है बांगर, तो ये थोड़ा ऊंचे स्थान पर होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यानी कि नंबर 1 क्या हो जाएगा, उच्च स्थान। यह उच्च स्थान पर पाया जाता है। और जो बांगर होती है, यानी कि जो पुरानी मिट्टी होती है, पुरानी मृदा को हम बांगर कहते हैं। तो ये पुरानी मृदा वाला क्षेत्र हो गया, पुरानी मृदा का क्षेत्र, पुरानी मृदा का क्षेत्र हो गया। और जब मृदा पुरानी हो जाएगी तो यानी कि फसल कम होगी, तो उर्वरकता यहाँ की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उर्वरकता यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बांगर का क्षेत्र हो गया। अब अगला हम देखते हैं कौन सा है, तो अगला हमारा है खादर। तो जो नई मिट्टी होती है, यानी कि ये तो पुरानी मिट्टी होगी बांगर, तो जो नई मिट्टी होती है इसको हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी कि ये उच्च स्थान पर था, उसके थोड़ा नीचे, तो ये हो जाएगा निम्न स्थान। निम्न स्थान पे हमारा खादर वाला क्षेत्र पाया जाता है। और ये नई मृदा होती है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, नई मृदा होती है। यहाँ पे नई मिट्टी पाई जाती है जो नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाती है। ये पुरानी मृदा थी तो यहाँ पे उर्वरकता कम थी, और ये नई मिट्टी है तो यहाँ पर उर्वरकता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। उर्वरकता क्या हो जाएगी, ज़्यादा, यानी कि यहाँ प्लस लगा लेंगे, इससे क्या पता चलेगा, यानी कि यहाँ ज़्यादा होती है। तो यानी ये 4 पॉइंट हमने देख लिया, भाबर क्षेत्र देख लिया, तराई क्षेत्र और बांगर, इसके बाद खादर। अब अंतिम हम देखते हैं जो डेल्टा है। तो डेल्टा में क्या क्या विशेषता होती है, तो डेल्टा की जो भूमि होती है ये क्या होती है, सबसे उपजाऊ होती है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि होती है, यानी कि यहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ होती है, यहाँ पे फसलें बहुत ही अच्छी मात्रा में होती हैं। और ये सबसे अंतिम अवस्था में बनता है, यानी कि लास्ट में बनता है। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे, सबसे अंत में, सबसे अंत में निर्मित। तो हमने आज क्या देख लिया इसमें, यानी कि उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में डिटेल से पढ़ लिया, यानी कि जितने भी टाइप इसमें बनते हैं वो सारे देख लिया। अब इसके आगे हम देखते हैं, यानी कि जो तटीय मैदान है उसके बारे में देखते हैं। तटीय मैदान, यानी कि हमने उत्तर का विशाल मैदान देख लिया। अब अगला क्या देखेंगे, नंबर 2 तटीय मैदान। तटीय मैदान ये हम देख लेते हैं। तो तटीय मैदान 2 तरफ पाया जाता है, यानी कि जैसे नीचे का मैप अगर ऐसे बना लें हम,
इंडिया का नीचे का, तो इधर क्या होता है, ये पूर्वी तट है। इधर जो एरिया है वो कौन सा है, पूर्वी तट है, और इधर जो है पश्चिमी तट है। तो इसके बारे में हम देखते हैं पश्चिमी तट। तो अब यहाँ देखते हैं जैसे जो पश्चिमी तट है, जैसे ये तो पूरा पानी से भरा हुआ एरिया है, ये पूरा मान लीजिए पानी से भरा हुआ एरिया है। तो इसमें हम क्या देखते हैं सबसे पहले, यानी कि ये जो लंबाई इसकी है, तो लंबाई कितनी है, यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक लंबाई है वो कितनी है। तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, 1600 किलोमीटर, यानी कि ये 1600 किलोमीटर लंबा क्षेत्र। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, लंबाई, यानी कि लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर है लंबा क्षेत्र इसका। और कितना चौड़ा है, यानी कि चौड़ाई इसकी कितनी है, तो यहाँ से मान लीजिए ऐसे इतना चौड़ा है क्षेत्र है, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 100 से 120 किलोमीटर, यानी कि चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 100 से 120 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो ये चौड़ाई हो गई इसकी, लंबाई 1600 हो गई और चौड़ाई कितनी हुई, 100 से 120 किलोमीटर। अब यहाँ पे देख ले जैसे राज्य कुछ हैं, तो राज्य कौन से हैं, जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे महाराष्ट्र है यानी कि मुंबई, उसके नीचे मान लीजिए यहाँ पे गोवा पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे कर्नाटक, और यहाँ पे नीचे केरल। तो इतने ये 4 राज्य हैं। इनके बीच जो तट होते हैं, यानी कि इनको हम कहते क्या हैं, जैसे यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र के ऊपर यहाँ पे क्या है, गुजरात है, तो गुजरात से गोवा तक का जो क्षेत्र है, यानी कि गुजरात से गोवा, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, गुजरात से गोवा। तो गुजरात से गोवा तक का जो क्षेत्र है, और उसके बाद गोवा से कर्नाटक, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, गोवा से कर्नाटक। उसके बाद कर्नाटक से केरल, कर्नाटक से केरल। ये 3 क्षेत्र जो हैं इनके अलग अलग नाम हैं, यानी कि इन 3 तटों के अलग अलग नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों देख लेते। तो गुजरात से गोवा तक का जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट। तो गुजरात से गोवा तक का जो है, यहाँ से यहाँ तक, उसको हम कोंकण तट कहते हैं। और गोवा से कर्नाटक तक का जो है, यानी कि गोवा से कर्नाटक तक का जो यहाँ से यहाँ तक जो है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कन्नड़ तट कहते हैं, कन्नड़ तट, इसको हम कन्नड़ तट कहते हैं। अब कर्नाटक से, यानी कि कर्नाटक से जो केरल तक का है, इसको क्या कहते हैं, तो कर्नाटक से केरल तक का जो है उसको हम कहते हैं मालाबार तट, यानी कि मालाबार तट। अब देखिए ये तीनों हो गए, यानी कि पश्चिमी तट के बारे में हमने देख लिया। पश्चिमी तट की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और गुजरात से गोवा तक के क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं, गोवा से कर्नाटक को कन्नड़ कहते हैं, और कर्नाटक से केरल तक मालाबार तट कहते हैं। अब इधर देखते हैं पूर्वी तट के बारे में। तो पूर्वी तट यानी कि पूर्वी घाट जो है, तो ये हमारा क्या है, पूर्वी तटीय मैदान है। तो ये जैसे क्षेत्र कितना है, इसकी लंबाई कितनी थी, 1600 किलोमीटर थी, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 1200 से 1400 किलोमीटर। ये इतना लंबा क्षेत्र, यानी कि ये 1600 था, इधर कितना है, 1200 से 1400 किलोमीटर। इधर चौड़ाई कितनी थी, 100 से 120 किलोमीटर। इधर चौड़ाई हो जाएगी, इधर चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 180 से 200 किलोमीटर। ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, यानी कि इधर से इसकी चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे राज्य कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है मान लीजिए, और नीचे क्या है, तमिलनाडु, ये तमिलनाडु। तो ये 3 राज्य मेन हैं। तो इसके क्षेत्र जो होते हैं, जैसे पहला, दूसरा, यानी कि उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तट। उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, और उसके बाद आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, ये 2 तट क्या कहलाते हैं, ये देख लेते हैं, तमिलनाडु। तो जो उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक का तट है, यानी कि उड़ीसा से आंध्र प्रदेश जो है उसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार, इसको हम क्या कहेंगे, उत्तरी सरकार। और जो आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक का है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट, इसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि कौन सा तट किन दोनों राज्यों के बीच में होता है। तो ये हो गया तटीय मैदान के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ लिया उत्तर भारत का विशाल मैदान, यानी कि मैदान वाला टॉपिक जो है आज कंप्लीट हो गया। इसके आगे जो है अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए इसको आप क्या करेंगे, 1-2 बार देख लेंगे, नोट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और आप क्या करें, लोगों को ये जो है वीडियो शेयर ज़रूर करें, जिससे क्या होगा, और भी लोगों को फ़ायदा होगा। और अगर आप वीडियो देखते हैं तो पसंद आ रहा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ जो है हमारे सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, कुछ आगे चल करके हो सकता है कुछ मिलने लगे। तब तक के लिए धन्यवाद।